बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो अब हम आज शुरू करने के लिए जा रहे हैं लेक्चर नंबर 12 ऑनलाइन सीरीज़ का M2 सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 15 को हम स्टडी कर रहे हैं। और आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको स्टडी करना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15.1 जो है उसको हम पहले देखते हैं। Does induced EMF in a circuit depends upon the resistance of the circuit? Does the induced current depend upon the resistance of the circuit? नहीं, जो इंड्यूस्ड EMF है ये डिपेंड नहीं करती रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के ऊपर। नो, इंड्यूस्ड EMF does not depend upon the resistance of circuit। ठीक है जी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एप्सिलॉन माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो इंड्यूस्ड EMF जो है वो डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे। सो अकॉर्डिंग to above relation, the induced EMF depends upon the rate of change of मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर इंड्यूस्ड EMF जो है वो डिपेंड करती है, वो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। उसके बाद दूसरा था कि इंड्यूस्ड करंट का। यस, इंड्यूस्ड करंट जो है ये डिपेंड करती है ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। Yes, induced current depends upon the resistance of circuit। तो ये डिपेंड करती है रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन आई जो है वो एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। तो इसका मतलब है कि इंड्यूस्ड EMF जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करती है, और इंड्यूस्ड करंट जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.2, और उसकी पहले मैं स्टेटमेंट जो है वो पढ़ता हूँ। A square loop of wire is moving through a uniform magnetic field। एक स्क्वायर यानी स्क्वायर शेप की एक वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है। तो नॉर्मल ऑफ द लूप ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मल जो है लूप का वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड। इज एन इंड्यूस्ड EMF इन द लूप। क्या लूप के अंदर इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगी? और गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो पहली बात यह है कि ये क्या है कि ये हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, और ये स्क्वायर जो है ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इस केस में नो, द इंड्यूस्ड EMF will not produce
इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के बराबर होता है। चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अंदर तो वेरिएशन नहीं आ रही। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कब पैदा होता है? जब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेरिएशन आती है। चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स, सिंस मैग्नेटिक फ्लक्स इज कांस्टेंट थ्रू द कॉइल, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट है थ्रू द कॉइल, ठीक है, इसलिए फाई कांस्टेंट है और डेल्टा फाई ज़ीरो है। तो अगर डेल्टा फाई ज़ीरो है तो फिर एप्सिलॉन भी ज़ीरो के बराबर होगी। तो इसका मतलब है कि हैंस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ज़ीरो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो ज़ीरो के बराबर है इस केस के अंदर, कि जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक स्क्वायर कॉइल जो है वो मूव कर रही है। उसके बाद है क्वेश्चन 15.3 के a light metallic ring is released from above into a vertical bar of magnetic। देखिए कि ये वर्टिकल बार है मैग्नेटिक की है, जिसका ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है। एक ये रिंग है, ठीक है, इसको आपने यूं नीचे की तरफ रिलीज किया, व्यूड फ्रॉम द अबव, ऊपर से आप देख रहे हैं। डज द करंट फ्लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन द रिंग? तो वो पूछता है कि क्लास क्लॉकवाइज फ्लो करेगी या एंटी क्लॉकवाइज? तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी क्लॉकवाइज। द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इसकी रीजन, जब रिंग जो है वो रिलीज होती है अबव से, तो जो नॉर्थ पोल ऑफ द बार ऑफ मैग्नेटिक है तो रिंग के सामने वाला ये पोल जो है वो नॉर्थ पोल बन जाता है। तो ड्यू टू द मोशन ऑफ द रिंग फ्लक्स थ्रू द रिंग विल बी चेंज एंड दस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द रिंग। तो इस वजह से जब ये यहाँ पर होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो रिंग के अंदर प्रोड्यूस है। तो अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इस तरह होगी कि वो अपोज करेगी उस मोशन को जो उसको प्रोड्यूस कर रही है। तो जो नॉर्थ पोल है वो सेटअप हो जाएगा एट द फेस ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेटिक टू अपोज द मोशन ऑफ द रिंग, यानी कि ये भी नॉर्थ और नॉर्थ, ये नॉर्थ और नॉर्थ जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो नो बाय राइट हैंड रूल, तो अगर आप इसके ऊपर ये नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर अगर राइट हैंड रूल लगाएं तो राइट हैंड रूल के मुताबिक आप ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ और ये, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो करंट फ्लो करेगी जब हम आप इसको ऊपर से आप जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो एज द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, so induced EMF is produced in the coil। तो induced EMF in the coil में तो both poles of coil
and bar of magnetic are north and they repel each other. So according to right hand rule, the current flows in clockwise direction when viewed from above. जब हम उसको अबव से देखते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल और लेंजेस लॉ के मुताबिक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो करंट फ्लो करेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.4। स्टेटमेंट देखें कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टर्स आर गिवन इन फिगर 15.5 व्हेन स्विच एस इज क्लोज एंड ओपन। अब हमारे पास ये दो फिगर्स दी हुई हैं, आप देखें ये म्यूचुअल इंडक्शन है, ये यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ये बैटरी है, ये उसके ऊपर कॉइल वूंड आपने की हुई है, ये स्विच एस है, एक ईएमएफ दे रहे हैं इसको, और यहाँ पर ये सर्किट लगा हुआ है दूसरा, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, और ये आपस में लिंक्ड है मैग्नेटिकली। तो अब वो कहता है कि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी। तो पहला केस जो है कि जब हमारे पास व्हेन द स्विच इज़ क्लोज्ड, तो जब स्विच क्लोज्ड है तो द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू रेजिस्टर, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है रेजिस्टर्स में से इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ से, ये लेफ्ट है ये राइट है, यानी कि इस तरफ करंट की डायरेक्शन। अब इसकी रीज़न क्या है कि जब स्विच क्लोज होता है तो जो करंट है प्राइमरी कॉइल के अंदर वो इंक्रीज होती है जीरो से मैक्सिमम स्टेडी वैल्यू को, जो कि एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करती है सेकेंडरी कॉइल में। तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ डायरेक्शन ऑफ द करंट इन प्राइमरी, लेंजेस लॉ के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो प्राइमरी में वो क्लॉकवाइज है, देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ करंट इन सेकेंडरी विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू आर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप देखें कि जब स्विच क्लोज होता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से हमारे पास करंट जो है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, देखिए आप, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच जो है वो क्लोज्ड है तो करंट इन द प्राइमरी, करंट in the primary coil increases from 0 to maximum steady value। ठीक है, वो 0 से मैक्सिमम स्टेडी वैल्यू में प्रोड्यूस होती है।
which produces induced EMF. EMF in the secondary coil. क्योंकि ये मैग्नेटिकली लिंक्ड है, देखा ना, ये मैग्नेटिकली लिंक्ड है, तो यहाँ पर तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी. तो अकॉर्डिंग टू लेंगेज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है प्राइमरी में, द डायरेक्शन ऑफ induced current in the primary is clockwise. तो अब इसके अंदर क्लॉकवाइज है, तो जाहिर बात है कि ये वाला काज है जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज कर रहा है, तो फिर इसके अंदर करंट को इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए उस काज को अपोज करने के लिए. तो फिर सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, यानी कि लेफ्ट टू राइट होगी. सो द करंट इन सेकेंडरी कॉइल is in anti-clockwise direction, mean left to right, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ. तो ये इसका पहला पार्ट हो गया. जबकि हमारे पास जो है वो स्विच जो था वो क्या था, वो ओपन था उस वक़्त. और दूसरे पार्ट में हमने देखना है कि जब स्विच जो है हमारे पास वो क्लोज हो जाता है. तो अब आप देखें कि इसको क्लोज स्विच के लिए हम अब देखते हैं बी पार्ट इसका. तो जब स्विच क्लोज है तो इस केस में, इन दिस केस करंट फ्लोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो इस केस में करंट जो है वो फ्लो करेगी राइट से लेफ्ट. तो जब स्विच ओपन है तो करंट जो है प्राइमरी में डिक्रीज करेगी फ्रॉम मैक्सिमम टू ज़ीरो. तो फ्लक्स थ्रू जो द कॉइल है वो चेंज होगा और इंड्यूस्ड करंट इस तरह प्रोड्यूस होगी कि ये एक्ट करेगी टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स. तो हैंस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज रिवर्स, दैट इज फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर फ्लो करे. तो व्हेन स्विच इज ओपन, when switch is open, current decreases from maximum to
मिनिमम वैल्यू, तो वो मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू में जो है वो डिक्रीज़ करेगी, और जब वो मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू में डिक्रीज़ करेगी तो जो फ्लक्स के अंदर चेंज आएगी द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस एंड, और जो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट, तो इस तरह इट एक्ट्स टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। वो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, हेंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो रिवर्स हो जाएगी और फ्लो करेगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। तो आपको इस बात का लेंसेज ला का पता है कि जो काज उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसने उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट करना है, ठीक है। यानी कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करेगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करेगा। इससे अगला क्वेश्चन भी जो है वो इसी से ही रिलेटेड है। तो ये ज़रा लेंथी क्वेश्चन था। अब आप आए क्वेश्चन नंबर 15.5 पे कि डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स को सर्किट में से डिक्रीज करती है? नो, हमेशा वो डिक्रीज नहीं करती, ठीक है, क्योंकि उससे तो अपोज करना होता है। नो, इंड्यूस्ड ईएमएफ always does not, हमेशा decrease the magnetic flux through द सर्किट। तो वो हमेशा डिक्रीज नहीं करती मैग्नेटिक फ्लक्स को थ्रू द सर्किट। तो अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ, तो लेंज़ेस लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड ईएमएफ के हमेशा क्या करती है, वो अपोज करती है चेंज इन द फ्लक्स। The induced tries oppose the change of magnetic flux। वो हमेशा अपोज करती है, यानी कि अगर ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा को कम करेगी, कम हो रहा है तो उसको ज़्यादा करेगी। तो अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, इफ द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, then
induced EMF acts to decrease it. इंड्यूस्ड EMF जो है वो एक्ट करेगी इसको डिक्रीज करने के लिए, इसको कम करने के लिए, ठीक है। और अगर हमारे पास जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो ये इसको इंक्रीज करेगी। इफ magnetic flux is decreasing, then induced EMF will increase it। तो वो इसको डिक्रीज करते, तो इसका मतलब है कि इंड्यूस्ड EMF हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स को थ्रू द सर्किट डिक्रीज नहीं करती, ये इसको इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ये चीज़ जो है ये इसके ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15.6 कि when the switch in the circuit is closed, a current established in the coil and the metal ring jumps upward। ये फिगर में आपकी बुक के दिखाया हुआ है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में मेटल रिंग जो है वो जंप करती है। Why describe what would happen to the ring if the battery polarity were reversed। तो कहता क्या होगा अगर हम बैटरी की पोलैरिटीज़ जो हैं उनको रिवर्स कर देंगे। तो आप देखें कि ये हमारे पास फिगर है, ठीक है। यहाँ पे ये एक स्विच लगा हुआ है और ये कॉइल लगी हुई है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये स्विच एस लगा हुआ है और ये इधर एक मेटल रिंग है। तो जब हम सर्किट के अंदर स्विच को क्लोज कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है सर्किट के अंदर और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कॉइल में जो कि वेरी करता है 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। तो ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाती है मेटल रिंग में। तो ये इंड्यूस करंट जो है ये प्रोड्यूस करती है एक अपना भी मैग्नेटिक फील्ड जो कि अपोजिट होता है टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल, ठीक है। ये एक इंड्यूस करंट की वजह से वो जो यहाँ से कॉइल्स के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके अपोजिट होगा। तो बोथ फील्ड रिपेल करती हैं ईच अदर। तो एज ए रिंग फ्री टू मूव सो मेटल रिंग जंप्स अपवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसकी वजह से ये ऊपर की तरफ जो है वो जंप करेगी। लेकिन जब हम पोलैरिटीज़ को रिवर्स कर देते हैं तो सिमिलर प्रोसेस ही होता है, रिंग जंप करती है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो अब हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं। आप देखें कि पोलैरिटी रिवर्स करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और वो दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो ऊपर की तरफ जंप करेगी। तो व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड the current flows through a coil which produces magnetic field, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है इन द कॉइल के अंदर, जो कि 0 से मैक्सिमम होता है, विच वेरीज फ्रॉम
0 to maximum वैल्यू, जो कि 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द क्वाइल, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है क्वाइल के अंदर, एन इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द रिंग, तो रिंग के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और उसकी वजह से एक इंड्यूस्ड करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसेस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, वो भी का अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर देती है। इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्वाइल, यानी कि जो क्वाइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। इसका मतलब है कि दोनों फील्ड्स जो हैं दे विल रिपेल ईच अदर। बोथ फील्ड्स रिपेल ईच अदर, दोनों फील्ड जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो एज रिंग इज फ्री टू मूव, और चूंकि रिंग जो है वो फ्रीली मूव कर सकती है, सो द मेटल रिंग जंप in upward direction due to the force of repulsion। ठीक है, अब अगर रिपेल करें तो उसकी वजह से वो ऊपर की तरफ करेगी। अब दूसरा पार्ट इसका था कि अगर पोलैरिटी को रिवर्स कर दें, तो अगर पोलैरिटी को रिवर्स करेंगे तो सेम प्रोसेस विल अकर। इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स्ड, the same process will occur and the ring moves in upward direction। रिंग जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। सेम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने 6 जो है वो किए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, और टोटल जो है इसके 17 हैं 18 हैं, तो कोशिश करेंगे इसको 2-3 दिन में हम ख़त्म कर लें। तो अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।